अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आई एम सी एस एस एस्पायरेंट एंड आई हैव नोटिस दैट कि बहुत से बहन भाइयों को इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने ये चैनल उन सब बहन भाइयों के लिए बनाया है। उम्मीद है आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर। अच्छा, English language is an international language. It is spoken all over the world. ये था कुछ शॉर्ट सा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज पर। चलिए हम बात करते हैं सी एस एस पी एम एस के जो प्रेपरेशन है उसमें क्या रोल है इसका, इंग्लिश लैंग्वेज का कितना रोल है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के सी एस और पी एम एस के रोल में, तो हम देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश में होते हैं और इवन के आप देखेंगे कि उसमें जो एसे और प्रेसी होती है वो अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पे होती है। तो देखिए एसे के लिए आप जितना कुछ मर्ज़ी सीख लें, जितनी टिप्स ले लें, जितना भी प्रिपरेशन अच्छी कर लें, कुछ भी अच्छा कर लें, आप उसके बारे में दुनिया जहान का नॉलेज ले लें किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते अगर आपकी नॉलेज सारी पूरी हो लेकिन आप ग्रामेटिकली गलतियाँ करें उसमें। अगर आपकी ग्रामर की गलतियाँ होंगी तो बड़ा गलत इमेज जाएगा एग्जामिनर पे और वो कभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। तो प्रेसी में तो आपको पता है फिर उसमें अलग से पोर्शन भी होता है। प्रेसी वाले पेपर में, कंपोजिशन वाले पेपर में अलग से आपका ग्रामर का एक सेक्शन होता है जो आपको करना होता है। अच्छा भाई, जिनकी तो इंग्लिश अच्छी होती है वो कुछ कोई भी सब्जेक्ट है ना, मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे या उसकी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि फ़र्ज़ करें जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिनकी तो इंग्लिश अच्छी होती है ना, वो 1 से 2 बार रीड करते हैं और आराम से वो उसको समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो दोबारा से उसको लिख लेते हैं। उनके लिए सिर्फ मसला होता है कि आप कॉन्सेप्ट गेन करें, कॉन्सेप्ट लें और उसके बाद आप कहीं भी उसको लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनकी अपनी अच्छी होती है, वो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है हमारा लेवल इतना तो होता है कि हम अंडरस्टैंड तो कर ही सकते हैं। अंडरस्टैंड तो हर कोई कर सकता है, 30 to 40% अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिनको नहीं आ रहा होता। लेकिन मसला यहाँ पर ये होता है कि 60% वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। जब इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो वो कितनी भी बार पढ़ लेंगे, एक दफ़ा उन्हें लगेगा कि हाँ भाई हमने याद कर लिया नाउ। लेकिन आपको पता है ये सी एस एस एक बड़ी लंबी जर्नी है। आप कितने को फैक्ट्स, कितनी कुछ चीज़ें, कितनी कुछ देर तक मेमोराइज़ कर सकते हैं, नहीं की जा सकती। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको मेमोराइज़ कर सकें। वजह वजह क्या है? आप देखें 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स में सारी इंग्लिश आप फैक्ट्स आपने रख लिया। अब जो आपको अपने पास से लिखना ही नहीं आएगा, आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगी। तो फिर ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि आप इस चैनल में इंग्लिश सीख सकेंगे और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल तक आकर ना हम जो बेसिक्स होती हैं ना उसको भूल जाते हैं, कभी रिवाइज़ नहीं ना करते। हालांकि बेसिक्स इतनी मुश्किल होती कोई नहीं, उसको रिवाइज़ नहीं करते, इसलिए हम कर नहीं पाते उसको। आज मैं आपको इंशाल्लाह आज से मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी और ज़ीरो से ही आपको पढ़ाना शुरू करूँगी और बेसिक्स आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं कोई चीज़ आपकी मिस ना हो, आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लें सब कुछ। क्योंकि देखिए ना, इंग्लिश जिनको आती होती है ना, वो उनको ईडियम्स आते होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना आता होता है, वर्ड्स के मीनिंग्स आते होते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। और मैं इंशाल्लाह सिर्फ आपको ग्रामर नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ये भी ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंसेस, और ये भी नहीं बल्कि इसके अलावा हम इंशाल्लाह करंट अफेयर्स पे बात करते रहेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स पे, जीके के, सीएसएस पीएमएस दोनों के लिए। और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो फिर हम डॉन को भी पढ़ेंगे। हम डॉन को कुछ लोगों को डॉन पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम आती है कि अब हम कैसे पढ़ें इसको। इंशाल्लाह हम इसके एडिटोरियल्स, इसको इंग्लिश पढ़ी इसकी थोड़ी सी टफ़ होती है ना, तो आम बंदे की समझ से बाहर होती है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डॉन पढ़ें, उसके एडिटोरियल्स और उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ें और उसको अच्छे तरीके से मैं आपको रीड आउट करना सिखाऊं। इवन कि मैं कोशिश करूँगी कुछ दिन मैं एडिटोरियल्स पढ़ना लेक्चर दूँ, आपको तर्जमा करके सिखाऊं लाइव। तो इंशाल्लाह फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से डॉन पढ़ सकेंगे और बड़े अच्छे। और यकीन करें, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं खुद जब द फर्स्ट डे मैंने डॉन को पकड़ा था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या फजूल बात है, मैं कभी, मुझसे तो ये अखबार नहीं पढ़ी जा रही, भला मैं तैयारी क्या कर सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद इन
2 to 3 months मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं अब आराम से मैं कोई 45-50 मिनट लगाती हूँ और मैं साइड ऑन पढ़ लेती हूँ। पहले सब कुछ मोटा मोटा उसका पढ़ के उसके बाद उसके एडिटोरियल्स वगैरह। चलिए बहुत बातें होगी, हम आज के अपने ग्रामर के पहले लेक्चर पे आते हैं। तो ये भाई हमारा पहला लेक्चर, और हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स में कोई पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती, कोई टेंसेस नहीं आते, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमने सेंटेंस से स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस तो बड़ा नाम सुना है ना, लेकिन इसके सही वाले मीनिंग्स क्या हैं? सही वाले इसके मीनिंग्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो कोई ना कोई सेंस बना रहा हो। जैसे देखें आप, मैं कहूँ मैं तालब इलम यूनिवर्सिटी रखता, सेब खाता, रहता, सोता हूँ, मतलब बहुत सी लफ्ज़ तो मैंने बोल दी ना, वर्ड्स बहुत से बोल दी मैंने, लेकिन मेरी बात की कोई सेंस नहीं बनी। ये एक बड़ा फजूल किस्म के अल्फाज का मजमुआ था, सेंस नहीं बनी, तो वो मेरा सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस ऑलवेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, जिसकी कुछ समझ आए। जैसे मैं कहूँ असलम खाता है, अहमद किताब पढ़ता है, अली सोता है, मैं इम्तिहान दूंगी, मतलब ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो आपको समझ आए, जिसका मतलब आपको कोई सेंस आपको समझ आ रही हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। चलिए भाई, मेरे ख्याल में सेंटेंस का बड़ी छोटी सी बात थी, आपको समझ आ गई। अच्छा, इसकी मीनिंग समझ आ गया ना आपको? चलिए अब आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। सेंटेंस के पार्ट्स ना दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो होता है बिल्कुल सिंपल, जो एक बयानिया फ़िक्रा होता है, उसमें जो हम बात करें तो इसमें दो इसके पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो बोल रहा हो, जो कह रहा हो, जो बात कर रहा हो किसी भी बात के लिए, और जिसके बारे में बात की जा रही हो सारा, यानी कि सब्जेक्ट वो चीज़ है बच्चों के जिसमें हमने देखना है कि जो बात कर रहा है ना, जो पर्सन है जो बात कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा एवरीथिंग, सब्जेक्ट के अलावा सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्रेडिकेट। अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें, यू आर अ गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर हैं। तो इसमें यहाँ पर बच्चों ये देखो, हाँ अगर ब्लू बायरो, ठीक है, ये देखिए यू क्या है? यू है बात करने वाला बंदा, ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा है कि सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग पार्ट एवरीथिंग, ये सब कुछ क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट, ठीक है। ये समझ आ गई आपको इस एग्जांपल की? जैसे मैं कोई और भी एग्जांपल दूं, आई एम फाइन, आई क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ। आई एम फाइन क्या है? वो क्या है? प्रेडिकेट। अच्छा, ये तो था उसका एक यानी मेन सेंटेंस जो होता है सिंपल। अच्छा, अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो जो सेंटेंस होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, जो बोल रहा हो, जो खा रहा हो, जो सीख रहा हो, जो सिखा रहा हो, वो सब क्या होता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो किसी पे कर तो रहा है ना, कुछ तो कर रहा है ना सब्जेक्ट मैंने कहा सब्जेक्ट काम करने वाला। अब काम करने वाला कोई काम तो कर रहा है ना, वो किस पे काम कर रहा है? जिस पे वो काम कर रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब बच्चों जिस पे जो काम किया जा रहा हो। अब मैं आपको, अगर आप देखो तो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, और वर्ब होता है जो काम किया जा रहा हो। चलिए हम एग्जांपल्स पे आते हैं, फिर आपको समझ आएगी। देखिए, पहली एग्जांपल है असलम सेब खाता है। असलम काम करने वाला है। देखो, सेब खाना भी तो काम है ना, तो सेब खाता है असलम। तो अब कहाँ कौन रहा है? असलम। तो असलम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सेब असलम क्या खा रहा है बच्चों? असलम सेब खा रहा है, और सेब हमारा क्या हो गया? सेब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब खाता है मतलब कि असलम क्या कर रहा था? सेब खा रहा था। असलम सब्जेक्ट था, और असलम काम कर क्या रहा था? सेब। असलम किस पे काम कर रहा था? सेब। फिर असलम काम कर क्या रहा था? असलम खा रहा था। खाना बच्चों क्या है? वर्ब। खाना क्या है? वर्ब। और सेब क्या है? ऑब्जेक्ट। और असलम क्या है? सब्जेक्ट। चलिए दूसरी एग्जांपल पे आए। देखिए, अली किताब पढ़ता है। अली क्या है हमारा? अली है हमारा सब्जेक्ट। अली क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्योंकि ये काम कर रहा है। अब ये कर क्या रहा है? ये किताब पढ़ रहा है।
अली काम किस पे कर रहा है? किताब पे। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। और अली किताब पर क्या काम कर रहा है? अली किताब पर पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? वर्ब। ठीक है। सेम। अहमद क्रिकेट खेलता है। अच्छा, अहमद क्या है? सब्जेक्ट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। और खेलना क्या है? वर्ब। मेरे ख्याल में ये बहुत बेसिक चीज़ थी, आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाएं भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा बच्चों, सबसे पहले अगर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो पहले सेंटेंस की काइंड होती है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे, जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे, अपनी बात को मुकम्मल करें, और इनका एंड हमेशा फुल स्टॉप हो। वो बात जारी ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, नेगेटिव ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी ना हो, जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो और उसके एंड किस पर हो? फुल स्टॉप पे। अच्छा, आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की ये सेम थिंग्स होती हैं, एक चीज़ को बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो ये मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल्स है आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स। अब देखिए बच्चों, फैंटेसी नॉवेल्स आई लाइक, पूरी बात मुकम्मल होगी ना मुझे। अब कोई इसमें कन्फ्यूजन रह नहीं गई इस लाइन में कि मुझे क्या नहीं पसंद या क्या नहीं, बिल्कुल उसने अपनी एक पसंद बता दी, अपनी एक फ़ेवरेट चीज़ बता दी। ऐसे देयर इज़ अ वाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, को उसने घर बता दिया, और घर कहाँ पे है ये भी बता दिया, और घर का रंग भी बता दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। और इट्स एंड विद फुल स्टॉप। एंड किस पे होना है? फुल स्टॉप पे। यहाँ भी देखें फुल स्टॉप। ये हो गए आपके सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चे? अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस, कमांड, ऑर्डर, या कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी, यानी कि जो आपको किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी को कमांड दे रहे हो, जैसे कि क्लोज द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब चीज़ें क्या है? ये आप किसी को कमांड दे रहे हैं ना, प्लीज़ हेल्प मी, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह आप अपने एक्सप्रेशन शो करें ऑर्डर देने से, रिक्वेस्ट देने से, कमांड देने से। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ एग्जांपल्स की तरफ आएँ तो इसके एग्जांपल्स क्या है? क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। देखो बात करने की सेंस ऐसी होती है कि आपको समझ आ रही होती है कि हुक्मिया फ़िक्र है, किसी को आप हुक्म दे रहे हो, उर्दू में इसको हुक्मिया फ़िक्रा कहते हैं। प्लीज़ पिक अप दी नोट्स व्हेन यू कम, जब तुम आओ तो प्लीज़ अपने नॉवल ले जाना। देखो अब ये भी आप, अब वो क्वेश्चन क्या, वो कह रही है कि आप जब फ्री हो जाओ तो आके मुझसे नोट्स ले जाना। अब देखिए नोट्स भी उसके और हम कह भी उसको रहे हैं, तो एक तरह का क्या है, ये हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है यूज़ टू आस्क क्वेश्चन। आप किसी से सवाल पूछने के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं और उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और एंड विद क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। सम टाइम ये बड़ी बेसिक गलती होती है, हमेशा यही करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते एंड पे। सॉरी हम कहते हैं बस सवाल पूछ लिया ना, व्हाट, हाउ, इसके लिए बहुत से वर्ड यूज़ होते हैं, हाउ, व्हाट, वेयर। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल है ना कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मूवी यू आर वाचिंग, जो मूवी तुम देख रहे थे उसका नाम क्या था? अभी सवाल, जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रेस, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस। अब ऐसे बहुत से, जैसे व्हाट, हाउ, WH वाले अल्फाज जो होते हैं ना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये होते हैं ताज्जुब के लिए, एकदम से कोई आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन आए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूज़ टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि आप एकदम से किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करें, हालांकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा होगा। जैसे अभी हम पक्का थे कि नहीं पाकिस्तान हार जाएगा और ये सेमीफाइनल पे तो पहुंच ही नहीं सकते, इतने बुरे हालात थे, लेकिन एकदम से वो जीत गया। और वो क्या इमोशन थे, वाव, जस्ट वाव। तो ऐसे इमोशन जो सडन आए, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर ना हो, जैसे वाव, हाउ गुड दिस इज़। अब इसमें भी वाव। अच्छा, और यहाँ लिखा हुआ है एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसको हम पंजाबी में हम कहते होते थे इसको अपने बचपन में खम्बे थले रोड़ा। तो ये भाई खम्बे थले रोड़ा है, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो वाओ, हाउ गुड दिस इज़, और दैट वाज अ ग्रेट मैच। जैसे मैच की बात अभी हमने की, जैसे अगर कोई भी, यानी जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर ना हो, सडन इमोशंस हमारे दिमाग में हैं।
अच्छा, ये थी कुछ बेसिक्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इसके अलावा ये जो याद रखने वाली जो ज़्यादा यूज़ होती हैं ना वो यही होती हैं, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह। अच्छा, अब उसके अलावा भी कुछ हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस कौन, जिसमें आप किसी चीज़ की नफ़ी करते हो। जैसे ये लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सम फैक्ट्स, यानी आप उसके लिए किसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं कि मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ की, यानी कि आप एग्री नहीं है उसके लिए। नोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमेशा इसमें। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। दे मस्ट नॉट कम, वो नहीं आ रहे या उन्हें नहीं आना चाहिए। तो अब इस तरह यानी कि आप किसी फैक्ट की डिनाइल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना इसको कैसे बनाते हैं, आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, कैसे नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि उसमें आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ विश कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सप्रेस अ विश, किसी को आप कोई दुआ दे रहे होते हैं। एक्सप्रेस अ विश से मुराद, जिसे हम कहते हैं कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज कर। जैसे अभी आई के पर हुआ तो हर एक ज़ुबान से क्या थी कि अल्लाह आपको सेहत, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको शफा दे, उनको गोलियां लगी तो जो भी मामला थे, यानी कि एकदम से आपके दिल से कोई विश निकली, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम यानी कि तुम लंबी उम्र जियो, और मे यू लिव लॉन्ग, और उसके साथ ये एक लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू। और यानी कि इस तरह के बहुत से फ़िक्रे जो हम किसी को दुआ दें, दुआ या फ़िक्रे कहते हैं हम इसको, दुआ या फ़िक्रे, इस दुआ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, ताकीद या ज़ोर देने के लिए, ज़रूरी नहीं है ये, ताकीद या ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर्सिबली एक्सप्रेस, यानी कि आप किसी को ताकीद कर, कोई काम करना नहीं चाहे लेकिन ताकीद से हाँ ये आपने यानी कि आप उसको फोर्सिबली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं ज़रूर कहने के लिए, यानी कि ज़रूर आपने ये काम करना है। आई विल हेल्प हिम, यानी आपको पता है ना ये विल शेल तो वैसे फ्यूचर के लिए सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन विल जो होता है ना ये ताकीद देने, किसी काम के ज़रूरी होने का एहसास दिलाता है। अच्छा खैर ये बात की बातें, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। ये चीज़ एक ज़रूर होने पे ज़ोर दे रही है, यानी कि काम वो लाजमी करेगा, वो बता रहा है। ये विल उसकी हमें यहाँ पर विश बता रहा है कि वो वाकई ही ये काम करेगा। नेक्स्ट, दे शेल पास एग्ज़ाम, उसे ज़रूर इम्तिहान पास करना चाहिए और वो लाजमी इम्तिहान पास करेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं इसमें विल शेल के वर्ड ही यूज़ हों, उसमें और वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे देखेंगे सारा कुछ। ये जस्ट मैंने आपको उसकी काइंड्स बताई, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। चलें जी, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप लाजमी इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, या वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की। ये ग्रामर एक ज़रूरी पोर्शन होता है और हमें इसको लाजमी कवर करना होता है। आप उन सब लोगों से शेयर करें ताकि उनका भी भला और वो बिल्कुल बेसिक से इसको सीख लें, और हम कोशिश करेंगे जो बेसिक चीज़ें उसको जल्दी जल्दी कवर कर लें। और इंशाल्लाह वीक में मैं कुछ पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर की भी लास्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भी मैं साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा हम एडिटोरियल्स पे भी बात करेंगे, डॉन के भी इंशाल्लाह ताला। चले जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।